अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग की सूरत हाल पर अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट जारी, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर। और ईरान और रूस के साथ तिजारत भारत को महंगी पड़ सकती है, अमरीकी सफीर का नई दिल्ली को पैगाम, दो तरफा ताल्लुकात किस समझ जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं आपके लिए, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियां वोटर्स को किस तरह मुतासिर कर रही हैं? डिमांड की नहीं थी हमारी, तो हम अपनी आवाज लेके कहां तक जाते। पाकिस्तान की पहली हिंदू दलित खातून सेनेटर कृष्णा कुमारी की जिंदगी की एक झलक। और हॉलीवुड के रिवायती माहौल में तब्दीली लाने की कुछ कोशिशें। दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग की सूरत हाल पर अमरीकी महकमा खारजा ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान को कई सालों से उन मुल्कों में शुमार किया जाता रहा है जो इंसानी स्मगलिंग का एक जरिया, रास्ता और मंजिल है। इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में नई रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जानते हैं नुखबत मलिक से। जी नुखबत, क्या तफसीलात हैं? जी सारा, अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए मनफी खबर के साथ कुछ अच्छी खबर भी है। अगरचे पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए कायम कम से कम मयार पर पूरा नहीं उतरता, ताहम इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों के बायस पाकिस्तान को बदतरीन मुल्कों की फहरिस्त में तीसरे दर्जे से दूसरे दर्जे पर मुंतकिल किया गया है। अगरचे रिपोर्ट में इंसानी ट्रैफिकिंग के खिलाफ और इसके मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के इक़दामात का भी जिक्र है, ताहम इन इक़दामात को नाकाफ़ी करार देते हुए रिपोर्ट में पाकिस्तान को कुछ तजावीज़ दी गई हैं। इनके मुताबिक मुल्क में एक ऐसा कानून नाफिज करने की ज़रूरत है जिससे इंसानी स्मगलिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग और जबरी मुशक्क़त का खात्मा किया जा सके, और साथ ही ऐसे अफराद को मुनासिब तहकीकात करके कड़ी सज़ा दी जा सके जो इन सरगर्मियों समेत रेप जैसे केसेस में मुलव्वस हैं। ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स नामी ये रिपोर्ट कल अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से एक तकरीब में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब म्यांमार भी चीन, रूस, ईरान और शिमाली कोरिया जैसे ममालिक के साथ दुनिया में बदतरीन जबरी मुशक्क़त और इंसानी स्मगलिंग का शिकार ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। ताहम अमरीकी वजारत खारजा ने 10 ऐसे हीरोज को भी नवाजा है जिन्होंने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ काम करते हुए अपनी जिंदगियां खतरे में डाली। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ ने अपनी वजारत की जानिब से इंसानी स्मगलिंग के मुताल्लिक़ सालाना रिपोर्ट को पेश किया है। इस मौके पर सदर ट्रंप की बेटी और मुशीर इवांका ट्रंप भी उनके साथ मौजूद थीं। म्यांमार के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। जनूब मशरकी एशिया के मुल्क बर्मा की रियासत राखाइन में मुसल्लह अफवाज और दूसरों के जुल्म के बायस लाखों रोहिंग्या और दूसरी अकलियतों के अफराद बेघर हुए। बर्मा की फौज में बच्चों को भी भर्ती किया गया और कई बच्चों और बड़ों समेत अकलियतों के लोगों को जबरी मुशक्कत में रखा गया। माइक पॉम्पेओ ने खास तौर से लिबिया, शिमाली कोरिया और ईरान का जिक्र बदतरीन मुजरिमों के तौर पर किया और कहा कि ईरान ने स्मगलिंग के जिम्मेदार अफराद की बजाय उसका शिकार होने वालों को सजा दी। इस तकरीब में 10 हीरोज को भी एजाज दिया गया जिन्होंने इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला। फ्रांचेस्का आवा एम्बोली इन्हीं में से एक हैं जिन्होंने गुलामी की जिंदगी बसर की। जब मैं गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल पहुंची तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए कोई मुलाजमत नहीं थी। असल में मुझे घरेलू वर्कर के तौर पर गुलामी के लिए स्मगल किया गया था। वहां मैंने कुछ नहीं कमाया, बल्कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती और गैर इंसानी सलूक किया गया। जब मैंने घर जाने का मुतालबा किया तो मुझे बताया गया कि मुझ पर $3000 अमरीकी डॉलर का कर्जा है और फिर घर वापसी की फ्लाइट का खर्चा भी उठाना है, जो एक झूठ था। वो अब कैमरून में ऐसी खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रही हैं जो इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुई। एक और हीरो ने कहा कि हर शख्स बाज़मीर होते हुए अपने हिस्से की लड़ाई लड़ सकता है। बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि कंपनियां वर्कर्स फराम करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हो जाती हैं। लिहाजा हम कंपनीज पर ये कहकर जोर डाल सकते हैं कि हम उनकी दागदार प्रोडक्ट्स खरीदना नहीं चाहते। किम जोंग चुल ने जनूबी कोरिया समेत आलमी सतह पर जबरी मुशक्कत के दौरान हिजरत करने वाले माहीगीरों की हालत जार से पर्दा उठाया है। Alright, thank you नुखबत मलिक for your reporting। अमरीकी सफीर निकी हेली के दौरा भारत के बाद नई दिल्ली ने ईरान से तेल की दरामद खत्म करने के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया है।
अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने भारत को खबरदार किया था कि ईरान के साथ तजारत करके वो पाबंदियों की जद में आ सकता है। भारत अपनी ज़रूरत का बेशतर ईंधन दरामद करता है और ईरान इसे तेल फराहम करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। सफ़ीर हेली ने भारत को यह पैगाम भी दिया कि रूस के दिफाई और इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ कारोबार करने वाले हर मुल्क को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सफ़ीर निकी हेली दिल्ली में ही थी जब अमरीका ने भारत के वज़राए ख़ारजा और दिफा के साथ 6 जुलाई को वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात भी अचानक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। ऐसा चंद माह में दूसरी मरतबा हुआ है। तो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात किस समझ जा रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन में कायम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्टर डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन से। Dr. Nuruddin, welcome to View 360. Thank you. Yesterday we saw that the Indian External Affairs Ministry kind of brushed aside Nikki Haley's warnings and said her message about sanctions was not just for India, it was meant for every country, and that we will continue to work with our stakeholders. But then we saw that India started to cut down on imports, started to sort of take measures to cut down on oil imports. Where is this relationship headed? How much pressure can India afford to take in its energy and defense sectors? I think the relationship with the US is so critical that they're going to make the US look good. Nikki Haley has to go to India and come back feeling like the United States got something out of the visit, especially given that the 2+2 meetings were postponed once again. I doubt that India, though, is going to do all that America wants. I think they're going to allow the US to save face. Iran is a long-standing partner of India, as is Russia, which is the other country that the US wants to see India sort of back away from. So I think there will be some measures that allow the US to save face, but I don't see any fundamental change in those stakeholder relationships. All right. So Dr. Nuruddin कहते हैं कि अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ये चाहती थी, उन्होंने अपने दौरे में ये जाहिर करने की भरपूर कोशिश की कि अमेरिका के जो मकासद हैं वो उन्हें हासिल करने के लिए कोशिश कर रही हैं और उसमें कामयाबी भी अमेरिका को हासिल हो रही है। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, उसके ईरान और रूस के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और वो कुछ हद तक तो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत रखने के लिए कुछ इक़दाम उठाएगा, लेकिन वो तमाम वो इक़दाम नहीं करेगा जिसकी वाशिंगटन उससे तवक्को रखता है। Recently we also saw that both countries, US and India, had imposed tariffs on each other. What kind of a signal was India sending to the United States by that? A pretty critical one, and one that was in many ways surprising to many observers in DC, who seemed surprised that India would choose to retaliate against the tariffs that President Trump and his trade war had imposed. But I think it tells us a lot about how India sees its role in the world right now. It has a confidence about its place in the world. It has relationships with, as we just talked about, with Iran, Russia, other parts of the world. And so I don't think that the United States can actually leverage India in the way that it had hoped. And this was an assertion of sovereignty, in my opinion. तो अभी हमने रिसेंटली ही देखा कि अमेरिका की जानिब से टैरिफ्स, तजारती महसूलात आयद करने के जवाब में भारत ने भी उतने ही महसूलात अमेरिका की मसनूआत पे भी आयद किए। डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन कहते हैं कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि भारत कितना पुरएतमाद है अपनी पोजीशन के बारे में और वो दुनिया में अपना क्या पोस्चर जाहिर करना चाहता है, और वाशिंगटन के लिए ये एक बहुत अहम सिग्नल था। One interesting thing that we saw yesterday was that on one hand India was told not to continue with oil trade with Iran, and yet it was given a green light to continue working on the Chabahar port. What is the US saying about how it's going to balance its national interest and its security interests? Yeah, so it's a great example, I think, of what I was just saying, that my sense is that the United States knows where it can push and where it can't push. And the concession on Chabahar is essentially admitting that India is unlikely to walk away from that investment and from that relationship. And so it allows the United States to appear to be conceding, to be accommodating India's needs, but I suspect that that was pretty non-negotiable. And that port also has significance for the US as well, because that could potentially reduce US dependence and Afghanistan's dependence on Pakistan. That's exactly right. So it provides another route to supply US troops in Afghanistan. As you said, I think, if anything, the implication is more for Pakistan. What does it say about how the United States is willing to trade what might be narrowly conceived as Pakistan's security considerations and leverage in the region by allowing India this alternative access point to Central Asia? तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ईरान के साथ तेल की तजारत तो अमेरिका ने ख़त्म करने के लिए भारत से कहा, लेकिन चाबहार बंदरगाह जिसमें भारत सरमायाकारी कर रहा है ईरान में, उससे नहीं रोका। तो उससे डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन कहते हैं कि बहुत एक
امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ بھی ہے کیونکہ اس سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ وہ بھارت پہ کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں بھارت سے کیا حاصل کر سکتا ہے. اور دوسری جانب یہ پاکستان کے لیے بھی ایک سگنل تھا کہ اس پہ افغانستان کے اعتبار سے کسی قسم کا بھی جو انحصار ہے اس کو کم کرنے کی اگر امریکہ کو اپرچونٹی ملتی ہے تو امریکہ اس پہ عمل کرے گا. Lastly, 2+2 dialogue. This has been postponed for we don't know for how long. Does this say anything about India's importance in Washington? I believe it does. This is the second postponement now. The first one came in April after Secretary Tillerson was let go from the State Department and they wanted Secretary Pompeo to come in and take over. The fact of the matter is that this meeting was supposed to happen a week from now. Right. And clearly it took the Indian government by surprise, even though they claim that we'll it was discussed. Have to end it right here because we're running out of time. But thank you very much for your time and for your insight. تو جو ڈائلاگ بھی جو پوسٹ پون ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے. اس ہفتے ہونا تھا, اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کب ہوگا. اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ میں ہونے والے ایک اور اہم واقعے کی. دارالحکومت واشنگٹن کے قریب ریاست میریلینڈ میں ایک اخبار کے دفتر میں فائرنگ نے امریکی میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. گزشتہ سپہر مقامی اخبار دی کیپٹل گزٹ کے دفتر میں ایک شخص نے گھس کر فائرنگ شروع کر دی جس سے 4 صحافی اور عملے کا ایک شخص موقع پر ہلاک ہو گیا. پولیس واقعے کے 1 منٹ میں ہی اخبار کے دفتر پہنچ گئی جہاں ملزم جیرلڈ ریموس کو گرفتار کیا گیا. ملزم نے اخبار پر ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا جسے عدالت نے خارج کر دیا تھا. پولیس نے اس حملے کو سوچی سمجھی کارروائی قرار دیا ہے. اور آج دی کیپٹل گزٹ اخبار کے اداریے میں لکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں بچے. افغانستان میں طالبان کے خلاف حکومت کی عارضی جنگ بندی آج ختم ہو رہی ہے. آگے کی حکمت عملی کے بارے میں فیصلہ کل کیا جائے گا. دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم خبروں کی جھلکیاں آج دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں. چینی وزیر خارجہ وانگ وی نے بیجنگ کے دورے پر آئے ہوئے بنگلہ دیشی وزیر خارجہ سے ملاقات میں انہیں روہنگا پناہ گزینوں کی واپسی میں مدد دینے کی یقین دہانی کرائی ہے. بنگلہ دیشی وزیر خارجہ ابوالحسن محمود علی نے بنگلہ دیش میں پناہ گزین 10 لاکھ سے اوپر روہنگا کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے چین سے میانمار کی راخائن ریاست میں حالات کو سازگار بنانے میں مدد دینے کی درخواست کی. چین میانمار کا بڑا قریبی حلیف ہے. انسانی حقوق کے ادارے سیرین آبزرویٹوری کے مطابق شامی حکومت کے حال ہی میں شمالی مغربی علاقوں میں کیے گئے آپریشن کے باعث 1,20,000 سے زیادہ شہریوں کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے. دوسری جانب اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے کہ اس نے شام کے جنگ زدہ علاقوں کے متاثرین کے لیے 60 ٹن امدادی سامان کے پیکیجز علاقے میں گرائے ہیں. امریکہ نے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں 7 دہائیوں سے قائم اپنا فوجی اڈہ شمالی کوریا کی سرحد سے دور منتقل کر دیا ہے. اس اڈے کو شمالی کوریا کے خلاف جنوبی کوریا اور امریکہ کے اتحاد کی علامت سمجھا جاتا تھا. نیا فوجی اڈہ سول سے 70 کلومیٹر پر ہے. 3,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ نیا اڈہ امریکہ سے باہر اس کی سب سے بڑی فوجی بیس ہے. انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں ماؤنٹ آگیانگ آتش فشاں کے پھٹنے سے 25,000 میٹر تک راکھ کے ستون بلند ہوئے ہیں. بالی کے حکام نے اپنے انٹرنیشنل ہوائی اڈے کو بند کر دیا ہے. دسمبر میں بھی کچھ عرصے کے لیے ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا تھا اور لوگوں سے علاقہ خالی کرایا گیا تھا. امریکہ میں امیگریشن کے قوانین سے متعلق بحث ان دنوں بہت گرم ہے اور لگتا یہ ہے کہ نومبر کے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے یہاں پہ کانگریس کے ان میں بھی یہ ایک اہم موضوع ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کے لیے جن جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں وہاں وہ اپنی کڑی پالیسیوں کے لیے حمایت حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ ممکن بھی ہے کہ صدر کی امیگریشن سے متعلق سخت پالیسیاں کچھ ووٹرز کو دور بھی کر سکتی ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ریاست جنوبی کیرولائنا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے حریف ڈیموکریٹک پارٹی کو امیگریشن کے معاملے پر تنقید کا نشانہ بنایا. ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ سرحدیں کھول دی جائیں. انہیں جرائم کی کوئی پرواہ نہیں. ہم بہت مضبوط بہت محفوظ سرحدیں چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد 70 سال میں سب سے کم رہی. گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے نئے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کے لیے ان کے بچوں کو ان سے الگ کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد روک دی لیکن اٹارنی جنرل جیف سیشنز کا کہنا ہے کہ انتظامیہ سرحد پر سختی برقرار رکھنا چاہتی ہے. ہم سرحد کو غیر قانونی طور پر پار کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھیں گے. ہم ہر وہ کام کریں گے جس کا ہمیں اختیار ہے لیکن ہم خاندانوں سے بچوں کو الگ کرنے سے گریز کریں گے. لیکن صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی پر احتجاج جاری ہے. ٹیکساس کے ایک حراستی مرکز کے باہر مظاہرین نے غیر قانونی تارکین وطن سے بھری بس روکنے کی کوشش کی.
कई रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अदालतों से रजू किया है ताकि गैर कानूनी तारकीन वतन के खानदानों को यकजा किया जाए। ये मामला डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से मुतल्लिक नहीं है, ये रोशन ख्याल और क़दामत पसंदों से मुतल्लिक नहीं है। बुनियादी सवाल ये है कि आप बच्चों से कैसा बर्ताव करते हैं। ये इंसानियत का सवाल है, ये अक़दार का सवाल है, ये शाइस्तगी का सवाल है। रायमा के जायज़ों से जाहिर होता है कि सदर ट्रंप रिपब्लिकन वोटरों में हद दर्जा मकबूल हैं, लेकिन उनकी हमायत का दायरा बढ़ नहीं रहा। माजी में सुदूर की जमातों को नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात में नाकामी का सामना रहा है। सदर ट्रंप अपने हामियों पर जोर दे रहे हैं कि वो तारीख को गलत साबित कर दें। जिम मलोन की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने अमरीकी रियासत एरिजोना में एक ऐसे मरकज का दौरा किया है जहां अमरीका दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके रखा जा रहा है। ये 2 हफ्तों में इमिग्रेशन मराकज का उनका दूसरा दौरा है। मिसेस ट्रंप के तर्जुमान के मुताबिक वो सूरत हाल के बारे में खुद जानना चाहती हैं और इस मसले पर सदर को अपनी राय से आगाह करती रहेंगी। मेलानिया ट्रंप गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चे उनसे अलहदा करने पर भी अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर चुकी हैं। पाकिस्तान में इन दिनों इंतखाबात की तैयारी जोर शोर से जारी है। सियासत में खवातीन और अक़लियतों की नुमाइंदगी आबादी में उनके तनासुब के लिहाज से तो कम है, लेकिन इस शोबे में कदम रखने के ख्वाहिशमंदों के लिए एक मिसाल बनकर उभरी हैं सेनेटर कृष्णा कुमारी कोहली, जो पाकिस्तान की पहली हिंदू दलित खातून रुकने पार्लिमान है। उनकी जिंदगी को करीब से देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। ऐसी बात ही नहीं थी कि भाई सेनेटर बनेगी या कोई MPA बनेगी या हम कोई बड़े ऑफिसर बनेंगे, लेकिन अभी तो हमें बहुत उम्मीद है कि कृष्णा हमारे पास तालीम का रुझान बहुत ज़्यादा लेके आएगी, तो हमारी बच्चियां जो हैं वो जहालत से बाहर ज़रूर निकलेंगी। माधुरी भाई खुश हैं। उनकी बचपन की सहेली कृष्णा कुमारी आज उनसे मुलाकात करने आ रही हैं। सिंध की हिंदू दलित कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली कृष्णा कुमारी कोहली का पाकिस्तानी सेनेट की रुकन मुंतखब होना उनके गांव के लोगों के लिए कोई मामूली वाकया नहीं। कृष्णा ने शदीद गुर्बत के बावजूद तालीम हासिल की और बॉन्डेड लेबर समेत कई मुश्किलात का सामना भी किया। जब हम दूसरी क्लास में आए तो जमींदार के पास बाउंड हो गए थे और फिर हमारा स्कूल में आना जाना हमारा उन्होंने बंद कर दिया था कि मैं कहा कि आप खेतों में वालदेन के साथ काम करें, और हमारा जो रिश्तेदारों में और शादी ब्याह में ईदों पे बाहर निकलना हमारा बंद कर दिया था। कहीं रिश्तेदारों में आना जाना हमारा वो बंद हो गया था। और फिर वहाँ से हमारे बड़े चाची है उन्होंने और किसी तरह हम वहाँ से निकले हैं। लेकिन बचपन की मुश्किलात उनका रास्ता नहीं रोक सकी। ये अपने भाई के साथ थर के मसाइल हल करने के लिए काम करती रहीं और अब उन्होंने इन मसाइल के हल के लिए सियासत का रास्ता इख्तियार किया है। अपनी कम्युनिटी में काम कर रही थी 2007 से लेके, और मुख्तलिफ इश्यूज़ पे और मुख्तलिफ जो उनके कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उन पे मैं काम कर रही थी अपने भाई के साथ, और हमें अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना ही था। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हमारी कोई न कोई नुमाइंदगी आगे हो। तो हमारे पास कोई इस तरह का नुमाइंदगी नहीं थी हमारी, तो हम अपनी आवाज़ लेके कहाँ तक जाते, किसी को तो आगे बढ़ना था। कृष्णा कुमारी के वालिदैन ने बेटी के सेनेटर बनने का ख्वाब नहीं देखा था, लेकिन बेटी को मिलने वाली नई जिम्मेदारियों पर दोनों बेहद खुश हैं। मेरी बेटी कृष्णा सेनेटर बन गई तो बड़ी खुशी हमारे को, वही बड़ी नौकरी है, लोगों के लिए सारा काम करेगी। हमारी इस रिपोर्ट की तैयारी के दौरान कृष्णा कुमारी ने हैदराबाद से थर तक का सफर किया। वो जहाँ जहाँ से गुजरी लोगों ने खुशी और जोश व खरोश से उनका इस्तकबाल किया। मोहन लाल कहते हैं कि थर की दलित हिंदू कम्युनिटी को कमतर समझा जाता है, लेकिन कृष्णा के सेनेटर बनने के बाद उनकी बरादरी के लोगों को बराबरी का एहसास हो रहा है। पहले तो हमारा आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, अब जो हमारी बहन सेनेटर कृष्णा कुमारी बनी है वो ऐवान तक हमारा आवाज़ पहुंचाएगी। कृष्णा कुमारी अपने इलाके में तालीम और रोजगार के मौके बेहतर बनाने पर काम करना चाहती हैं, लेकिन क्या वो अपनी कम्युनिटी के गरीब अफराद को जबरी मुशक्कत से बचा सकेंगी? हमारी जो कम्युनिटी है वो
ज़्यादा तो भांडे लेबर का शिकार है, क्योंकि वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़मींदारों के अंडर में जी रहे हैं। थर पार आने का मेरा मकसद यह था कि मैं अपनी कम्युनिटी को ये फील करवा सकूं कि मैं उनके साथ हूं। दूसरा मकसद यह था कि मैं उन वडेरों को दिखाना चाह रही थी कि आपने जो किया वो बहुत कर चुके आप, और अब मज़ीद नहीं, और अब अगर किया तो फिर आपके सामने सेनेटर कृष्णा कुमारी खड़ी होगी। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो इंतखाबात में वोटरों की शमूलियत यकीनी बनाए। इस खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आप पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के दीगर हिस्सों में होने वाले अहम वाक़यात के बारे में बर वक्त मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस हफ्ते अमेरिकी एंटरटेनमेंट की दुनिया में कौन सी खबरें नुमाया रहीं, जानते हैं वर्दा खलील से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वर्दा, हॉलीवुड हाइलाइट्स में क्या लेके आई हैं आप? जी सारा, हॉलीवुड के रवायती कल्चर में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। नस्ली और सिनफी तनव्वो की कमी के बायस मुसलसल तनकीद का सामना करने के बाद अब ऑस्कर अवार्ड्स देने वाली अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज ने तब्दीली की जानिब बड़ा कदम उठाया है। अकेडमी ने 59 मुल्कों से 928 अफराद को रुकन बनाने की दावत दी है, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की है। अकेडमी पर अब तक सिर्फ सफ़ेद फाम मर्दों को फौकियत देने का इल्ज़ाम लगता आया है, और पिछले 2 साल तो ऑस्कर अवार्ड्स के मौके पर #OscarsSoWhite भी ट्रेंड करता रहा। अकेडमी की रुकनियत की दावत पाने वालों में पाकिस्तानी निजात हॉलीवुड अदाकार कुमैल नंजियानी और उनकी अहलिया भी शामिल हैं। अकेडमी का आइंदा 2 सालों के दौरान अक़लियतों और ख़वातीन की तादाद दुगनी करने का इरादा भी है। सेक्सुअल हरासमेंट का मौजू अब भी गर्म है। ये मसला सिर्फ खवातीन का नहीं, मर्दों का भी है। ये पैगाम लेकर अदाकार टेरी क्रूज पहुंचे कांग्रेस में। अमेरिकी सेनेट की कमेटी बराए अदालती अमूर के सामने टेरी क्रूज ने एक बयान में बताया कि माजी में उन्हें भी एक नामवर टैलेंट एजेंट ने एक पार्टी में हरासगी का निशाना बनाया। टेरी अपने इस तजर्बे का मीडिया में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अमेरिकी सियासतदानों के सामने बात करते हुए टेरी का कहना था कि उन्हें कई सौ औरतों के बारे में जानकर इस मसले पर खुलकर बात करने का हौसला मिला, लेकिन कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि टेरी अपना दर्द बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं। हरास का निशाना बनने वाली खवातीन का दर्द कभी नहीं समझ सकते। दुनिया भर में कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ने वाली सुपर हीरो फिल्म ब्लैक पैंथर को एक फॉर हॉलीवुड हाइलाइट्स। और इसके साथ ही खत्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक देने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।